चांदपुर गांव में मोहन नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी सीता और दो बच्चों गोलू और रानी के साथ रहता था। मेहनत से दिन रात खेत में पसीना बहाने के बाद भी दो वक्त की रोटी के लाले पड़ जाते थे। धनराज साहूकार का कर्ज बढ़ता जा रहा था और गरीबी का अंधेरा उनके घर को घेर चुका था। मोहन, अब तो हिम्मत टूट रही है। खेत में कुछ उगता नहीं। मजदूरी करने जाऊं तो काम मिलता नहीं। बच्चे भी भूखे सो रहे हैं। घबराओ मत सीता, भगवान ने हमें हाथ पैर दिए हैं। हम मेहनत से कुछ ना कुछ तो कर ही सकते हैं। लेकिन क्या करें? कोई रास्ता ही नहीं दिखता। कल मैं गांव में जाकर देखती हूँ, शायद कोई उपाय मिले। अगली सुबह सीता गांव के मंदिर की ओर गई। वहां उसने संत हरिदास बाबा को बैठे देखा। उनके चेहरे पर तेज था और वे बहुत शांत लग रहे थे। सीता उनके पास गई और अपनी परेशानियां बताई। बाबा, हम बहुत गरीब हैं। दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन कुछ भी ठीक से नहीं चलता। आप कोई राह दिखाइए। बेटी, मेहनत का फल जरूर मिलता है, लेकिन सही दिशा में की गई मेहनत ही फल देती है। तुम अपने पति के साथ मिलकर काम करो, सफलता जरूर मिलेगी। पर बाबा, हमारे पास कोई साधन नहीं है। संत हरिदास बाबा ने पास बंधे एक घोड़े की ओर इशारा करते हुए बोले, ये घोड़ा अब से तुम्हारा हुआ। इसका अच्छा इस्तेमाल करना। ये तुम्हारी तकदीर बदल सकता है। सीता को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसने घोड़े को ले लिया और धन्यवाद कहकर घर लौट आई। यह घोड़ा कहां से लाई हो सीता? संत हरिदास बाबा ने दिया है। कहा है कि यह हमारी तकदीर बदल सकता है। पर घोड़ा लेकर हम क्या करेंगे? जी, हम इसे इस्तेमाल करके लकड़ी बेचने का काम कर सकते हैं। नीलगिरी के जंगल से सूखी लकड़ियां इकट्ठी करेंगे और सूरजपुर बाजार में बेचेंगे। मोहन को यह विचार अच्छा लगा। अगले ही दिन वे नीलगिरी के जंगल गए, सूखी लकड़ियां इकट्ठी की और घोड़े पर रखकर सूरजपुर बाजार पहुंचे। लकड़ियां अच्छे दामों में बिक गईं। सीता और मोहन की मेहनत रंग लाने लगी थी। घोड़े की मदद से उनका लकड़ी बेचने का कारोबार अच्छा चलने लगा था। अब उनके घर में रोज चूल्हा जलने लगा था। बच्चों के पेट भरने लगे थे और धीरे धीरे वे कर्ज भी चुकाने की स्थिति में आ रहे थे। लेकिन चांदपुर गांव का लालची साहूकार धनराज यह सब देखकर जल भुन गया। वह सोच रहा था कि अगर मोहन जल्दी कर्ज चुका देगा तो ब्याज से मिलने वाला उसका फायदा खत्म हो जाएगा। वह नहीं चाहता था कि कोई गरीब इस तरह उसकी पकड़ से बाहर निकले। यह मोहन दिन पर दिन अमीर होता जा रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो जल्द ही पूरा कर्ज चुका देगा। यह हमारे धंधे के लिए अच्छा नहीं है। मालिक, हम क्या करें? हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे इसकी कमाई बंद हो जाए और यह फिर से मेरे कर्ज में फंस जाए। मालिक, पर हम कर क्या सकते हैं? वह तो रोज जंगल से लकड़ी लाकर बेचता है। उसकी कमाई का सबसे बड़ा सहारा क्या है? वो उसका घोड़ा। बिल्कुल। अगर उसका घोड़ा ही ना रहे तो वह लकड़ी बेच ही नहीं पाएगा और उसका काम ठप हो जाएगा। तो क्या आप कह रहे हैं कि हमें उसका घोड़ा चुराना होगा? बिल्कुल। और यह काम रात के अंधेरे में होगा, जब मोहन और सीता गहरी नींद में होंगे। दोनों नौकरों ने सहमति में सिर हिला दिया। धनराज साहूकार ने उन्हें घोड़े को चुराने का सही समय और तरीका समझाया और उन्हें अपना काम पूरा करने के लिए भेज दिया। रात के समय दोनों नौकर धीरे धीरे मोहन के आंगन में घुसे। घोड़ा पास के एक पेड़ से बंधा हुआ था और शांत खड़ा था। सुन, घोड़े को चुपचाप खोलना। कहीं यह आवाज करके मोहन और उसकी पत्नी को जगा ना दे। हाँ हाँ, लेकिन अगर घोड़ा हिलने डुलने लगा तो मैं इसके मुंह पर कपड़ा बांध देता हूं ताकि यह कोई आवाज ना करे। दूसरे नौकर ने हिम्मत करके रस्सी खोली और पहले नौकर ने घोड़े के मुंह पर कपड़ा बांध दिया। अब वे धीरे धीरे घोड़े को लेकर बाहर निकलने लगे, लेकिन सीता नींद में भी सतर्क थी। उसे कुछ आहट सुनाई दी और उसकी नींद टूट गई। मोहन, उठो। मुझे कुछ अजीब आवाज आ रही है। क्या हुआ सीता? इतनी रात को कौन आएगा? सीता ने जल्दी से खिड़की के बाहर झांका। उसने देखा कि दो लोग उनके आंगन में हैं और घोड़े को ले जा रहे हैं।
दोनों नौकरों को सीता के जागने की आहट पता चल गई। फिर वे लोग घोड़े को छोड़कर दौड़कर भागे। हमें इन चोरों की शिकायत ठाकुर प्रताप सिंह से करनी चाहिए। हाँ, तुम ठीक कहती हो सीता। मगर तुम्हें क्या लगता है, ये दोनों चोर कौन हो सकते हैं? मुझे तो लगता है कि वे धनराज साहूकार के नौकर थे, पर मैं अच्छे से चेहरा नहीं देख पाई। फिर दोनों पति पत्नी ठाकुर प्रताप सिंह के पास जाते हैं और दोनों चोरों के बारे में बताते हैं। ठाकुर प्रताप सिंह धनराज साहूकार का अच्छा दोस्त था, इसलिए वह साहूकार के प्रति कोई एक्शन नहीं लेता और सीता से कहता है, सीता, जब तक तुम्हारे पास कोई ठोस सबूत ना हो तब तक मैं धनराज साहूकार को कुछ नहीं कह सकता। धनराज साहूकार के नौकरों के खिलाफ कोई सबूत ना होने के कारण ठाकुर प्रताप सिंह कुछ नहीं करता और सीता और मोहन दोनों घर आ जाते हैं। वे लोग अपने घोड़े का ध्यान अच्छे से रखने लगते हैं। अब वे लोग रात में अपने आंगन में चारपाई लगाकर घोड़े के पास ही सोते। इधर धनराज साहूकार के नौकर साहूकार को सारी बात बता देते हैं, पर धनराज हार मानने वाला नहीं था। वह कोई दूसरी चाल चलने की सोचता है। सीता, मैं सूरजपुर बाजार जा रहा हूं। शाम तक लौट कर आऊंगा। यदि मेरी सारी लकड़ियां बिक गईं, तो आज ही धनराज साहूकार के पैसे चुका दूंगा। भगवान आपकी इच्छा को पूरी करे, पर जरा सावधान रहना, क्योंकि हमारे घोड़े के ऊपर किसी की बुरी नजर है। लकड़ियां बेचकर घर जल्दी आना। मैं खाना बनाकर आपका इंतजार करूंगी। ठीक है सीता, मैं ध्यान रखूंगा। मोहन ने घोड़े के ऊपर लकड़ी रखी और सूरजपुर बाजार की ओर रवाना हो गया। कुछ देर बाद वह बाजार में पहुंचकर एक तरफ खड़ा हो गया और ग्राहकों को आवाज लगाने लगा, लकड़ियां ले लो, सूखी लकड़ियां ले लो। तभी बाजार में धनराज साहूकार खड़ा था। उसकी नजर मोहन के ऊपर पड़ी। इस फटीचर को आसानी से ठगा जा सकता है। वैसे भी यह शक्ल से ही जन्मजात मूर्ख लगता है। यह सोचकर वह मोहन के पास पहुंचकर बोला, कैसे हो मोहन भाई? सुना है तुम्हारी लकड़ियां बहुत ही उत्तम दर्जे की होती हैं। गांव वाले तुम्हारी लकड़ियों की बहुत तारीफ करते हैं। क्या तुम मुझे अपनी सारी लकड़ियां बेचना चाहोगे? बिल्कुल बेचनी है हुजूर। लेकिन कीमत क्या देंगे? तुम ही बताओ, क्या कीमत चाहते हो? 150 लूंगा मालिक। सौदा महंगा है। खैर, क्या तुम लकड़ियां जिस हालत में हैं उस हालत में बेचोगे? बेच दूंगा हुजूर, इसमें मुझे क्या ऐतराज हो सकता है? तब ठीक है, ये लो 150 और अपने घोड़े को लेकर जल्दी से मेरे पीछे चलो। पैसे लेने के बाद मोहन घोड़े को लेकर धनराज साहूकार के पीछे पीछे चल पड़ता है। मोहन सोच रहा था कि बड़ी किस्मत से आज कमाई अच्छी हुई है। कुछ देर बाद धनराज साहूकार मोहन और घोड़े को लेकर अपने घर पहुंचा। लकड़ियां तुम यहीं छोड़ दो और तुम जाओ। जैसी हुजूर की आज्ञा। ऐसा कहकर मोहन ने जैसे ही घोड़े से लकड़ियां उतारने की कोशिश की, धनराज चिल्लाया, रे रुक जाओ, ये तुम क्या कर रहे हो? हुजूर, मैं तो घोड़े से लकड़ियां उतार रहा था ताकि घोड़े को ले जा सकूं। अरे बदमाश, क्या तुम्हें सौदे की शर्त याद नहीं जो तूने लकड़ियां बेचते समय मुझे मंजूर की थी? कैसी शर्त हुजूर? मैं कुछ समझा नहीं। मैं तो आपको 150 के बदले सारी लकड़ियां बेच चुका हूं। सारी लकड़ियां ही नहीं, बल्कि सिक्कों के बदले तूने मुझे अपना घोड़ा भी बेचा है। क्या तूने इस शर्त पर लकड़ियां बेचना स्वीकार नहीं किया था कि लकड़ियां जिस हालत में हैं उसी हालत में बेचेगा? साहूकार की बात सुनकर मोहन के होश उड़ गए। हुजूर, आप यह क्या कह रहे हैं? शर्त के मुताबिक अब यह घोड़ा मेरा है। तुझे अपनी कीमत मिल चुकी है, इसलिए तू यहां से चलता बन। नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए हुजूर। मैं गरीब आदमी हूं, बर्बाद हो जाऊंगा। मोहन बहुत गिड़गिड़ाया, लेकिन धनराज साहूकार ने उसकी एक नहीं सुनी, बल्कि उसने आसपास के लोगों को भी इकट्ठा कर लिया। देख लो भाइयों, इस लकड़हारे की चालाकी। पहले सौदा किया, अब मुकर रहा है और सीना चोरी कर रहा है। क्या यह रहम करने योग्य है या नहीं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर इस गुस्ताख के साथ क्या व्यवहार करना चाहिए? मेरी मानो तो इसे ठाकुर प्रताप सिंह के पास ले चलो। धनराज साहूकार लोगों के कहने पर लकड़हारे को ठाकुर प्रताप सिंह के पास ले गया, जो साहूकार का प्रिय मित्र था। उसने ठाकुर को सारा किस्सा सुनाया। सारी बात सुनकर ठाकुर प्रताप सिंह ने अपने मित्र के पक्ष में ही फैसला सुनाया।
लकड़हारे को अपने सामान की कीमत मिल चुकी है और उसने ग्राहक की शर्त मानी है, इसलिए घोड़ा उसी का है। अब घोड़े पर इसका कोई हक नहीं। बेचारा मोहन अपने जले नसीब पर आंसू बहाता हुआ अपने घर पहुंचा। अरे, आपकी आंख में आंसू कैसे? सब ठीक तो है ना? है वैसे ही मेरे पास धन के रूप में कुछ नहीं था। आज हमारा घोड़ा भी हाथ से निकल गया। मोहन ने सारी बातें सीता को सुनाई। सारी बातें सुनकर सीता ने अपने पति मोहन की हिम्मत बढ़ाते हुए कहा, तुम जरा भी चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। दोनों पति पत्नी खाना खाकर सो गए, लेकिन सुबह दुख के कारण मोहन चारपाई से उठ ना सका। अपने पति की हालत देखकर सीता बोली, लाओ, वो 150 रुपए जो तुम्हें धनराज साहूकार ने कल दिए थे, वो रुपए मुझे दे दो। मैं आज फिर से एक घोड़ा खरीद कर लाऊंगी और मैं खुद बाजार में जाकर लकड़ी बेचूंगी। सीता मोहन से 150 रुपये लेकर बाजार की ओर निकल पड़ती है। हे प्रभु, इनकी रक्षा करना, बेचारे बहुत परेशान हैं। कैसे भी करके मुझे इनकी परेशानी को दूर करना है। मुझे अन्याय से लड़ने की शक्ति देना। प्रभु, अब तो आप ही का सहारा है प्रभु, हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। ये सोचते सोचते वह वहां से चली जाती है और बाजार से एक घोड़ा खरीदकर घर ले आती है। मैं लकड़ी बेचने जा रही हूँ, तुम खाना निकाल कर खा लेना। ठीक है सीता, तुम जल्दी आना, मैं तुम्हारी राह देखूंगा। सीता ने घोड़े के ऊपर लकड़ी का गट्ठर बांधा और अपने चेहरे पर चुन्नी बांधकर बाजार की ओर रवाना हो गई, ताकि धनराज साहूकार उसे पहचान ना सके। अगर मुझे वह बेईमान साहूकार मिल गया तो मैं उसे छठी का दूध याद दिला दूंगी। लकड़ियां ले लो, सूखी लकड़ियां ले लो, सस्ती में लकड़ियां ले लो। उस रोज भी धनराज साहूकार किसी को ठगने के विचार में बाजार आया था। उसने लकड़ियां बेच रही सीता की ओर देखा। वाह भगवान, आज फिर से मेरे लिए एक शिकार भेज दिया। कल मुझे एक घोड़ा मिला था और आज भी मुझे फिर से घोड़ा मिल जाएगा। यह सब सोचकर धनराज साहूकार सीता के पास पहुंचा। क्या कीमत है तुम्हारी लकड़ियों की? 150 रुपये मालिक। सौदा 4 सिक्के भी आपको महंगा नहीं पड़ेगा हुजूर। लकड़ियां बिल्कुल सूखी हैं, मंजूर है तो बोलिए। सीता मन ही मन सोचती है, अक्ल तो बहुत जल्द तेरे ठिकाने लगने वाली है। साहूकार जी, क्या सोच रहे हैं हुजूर? जल्दी बताइए, नहीं तो फिर मैं दूसरे ग्राहक को आवाज दूंगी। मंजूर है, मगर लकड़ियां जिस हालत में हैं उसी हालत में तुम्हें बेचनी होगी। क्या तुम्हें मंजूर है? धनराज साहूकार की बात सुनकर सीता चौंक पड़ी और मन में सोचने लगी, खैर नहीं, इससे मैं ऐसा बदला लूंगी कि यह मुझे याद ही रखेगा। अरे जल्दी करो, मेरे पास फालतू वक्त नहीं है। ठीक है हुजूर, बेच दूंगी, पर मेरी भी एक शर्त है कि आप भी मुझे पैसे उसी हालत में देंगे जिस हालत में वे पैसे होंगे। सीता की बात सुनकर धनराज साहूकार चौंक उठा, फिर मन ही मन मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है, मुझे यह शर्त मंजूर है। अब देर ना कर, अपने घोड़े के साथ मेरे पीछे चल। सीता भी अपने घोड़े को धनराज साहूकार के पीछे पीछे लेकर चलने लगी। सीता मन ही मन सोच रही थी, बेईमान कहीं का, अपने आप को बड़ा होशियार समझ रहा है। जब बात सामने आएगी तो खून के आंसू रोएगा। यह सोचते सोचते सीता धनराज साहूकार के घर पहुंच गई। अरे मूर्ख औरत, तुमने क्या सौदा किया था? शर्त याद है या मैं याद दिलाऊं? मैंने कहा था लकड़ियां जिस हालत में हैं उसी हालत में चाहिए। मतलब मैंने घोड़े समेत लकड़ियां खरीदी थीं, इसीलिए तुम्हारा घोड़ा भी अब मेरा है। चलो, इसको अब खंभे से बांध दो। ओ, ये शर्त तो मैं भूल ही गई थी। माफी चाहती हूँ, अभी घोड़ा बांध देती हूँ। सीता ने चुपचाप घोड़े को खंभे से बांध दिया। मैंने आपका हुक्म पूरा कर दिया हुजूर। लाइए, अब मेरी भी कीमत दे दीजिए। जरूर, लो, संभालो अपने सौदे की कीमत। हुजूर, ये आप क्या कर रहे हैं? अब क्या हुआ? सौदे के हिसाब से लकड़ियां जिस हालत में थीं, उस हालत में लकड़ियों के साथ साथ मेरा घोड़ा भी आपको मिल गया। लेकिन आपने मुझसे भी तो यह वादा किया था कि आप पैसे उसी हालत में देंगे जिस हालत में वह होंगे। उस समय पैसे आपकी धोती में थे, इसलिए पैसों के साथ साथ आपको अपनी एक टांग काटकर मुझे देनी होगी। शर्त के मुताबिक आपको ऐसा करना ही होगा। लाइए, पैसों के साथ अपनी एक टांग भी काट कर दीजिए।
सीता की बात सुनकर धनराज साहूकार के होश उड़ गए। क्या बक रही है तू? बक नहीं रही मालिक, बल्कि न्याय की बात कर रही हूँ। आपको पैसों के साथ अपनी एक टांग भी देनी होगी। तुम्हारी यह मजाल। मैं कहता हूं निकल जाओ मेरे घर से। ऐसे नहीं मालिक, अब तो मैं यहाँ से अपना हक लेकर ही जाऊंगी। सीता जोर जोर से चिल्लाने लगी। भाइयों और बहनों, मेरी बात सुनो। मुझे इस बेईमान मालिक से न्याय दिलाओ। अरे यह तो लेने के देने पड़ गए। यह तो मेरा ही पासा मुझ पर ही उल्टा पड़ गया। अरे पहले मेरी बात तो सुनो। अब तो मैं सिर्फ एक ही शर्त पर आपकी बात सुनूंगी मालिक, कि पहले आप मुझे अपनी एक टांग काट कर दीजिए। अरे टांग के बदले मैं तुम्हें एक घोड़ा, तुम्हारी सारी लकड़ियां और इन सब के साथ 10,000 रुपये भी देने को तैयार हूं। भगवान के लिए लोगों को इकट्ठा मत करो। सीता और धनराज साहूकार का शोर सुनकर देखते ही देखते आसपास के बहुत सारे व्यक्ति वहां जमा हो गए। सीता ने उन्हें सारी बात सुनाकर अंत में बोली, अब आप लोग सभी फैसला करें कि शर्त के मुताबिक मुझे मेरी कीमत के साथ साथ इसकी टांग भी मिलनी चाहिए या नहीं। हाँ, मिलनी चाहिए। धनराज, कल इसी शर्त के मुताबिक तुमने गरीब लकड़हारे से उसका घोड़ा प्राप्त किया था। आज तुम्हें भी अपनी टांग इसी औरत को देनी होगी, बिल्कुल देनी होगी, वरना हम तुम्हें जबरदस्ती ठाकुर प्रताप सिंह के पास ले चलेंगे। ठाकुर प्रताप सिंह की बात सुनते ही धनराज साहूकार का चेहरा प्रसन्नता से खिल उठा। ठीक है, मैं ठाकुर प्रताप सिंह के पास चलने को तैयार हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि वह दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे। सीता और धनराज साहूकार इस समय ठाकुर प्रताप सिंह के पास पहुंचे, जो धनराज साहूकार का घनिष्ठ मित्र था और इस बात की किसी को खबर नहीं थी। लेकिन वह भी सारा किस्सा सुनकर उलझन में पड़ गया। ठाकुर प्रताप सिंह मन ही मन सोचने लगा, यदि मैं मित्र का पक्ष लेता हूं तो सारे लोग मुझे अधर्मी समझेंगे और यह बात महाराज तक पहुंच गई तो मेरी खैर नहीं। ठाकुर प्रताप सिंह इतना सोच ही रहा था कि सीता बोल पड़ी, मुझे गरीब के साथ न्याय कीजिए हुजूर, और मुझे मेरा हक दिलवाइए। सारी बातें सुनने के बाद ठाकुर प्रताप सिंह ने कहा, हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि दोषी यह धनराज साहूकार ही है और तुम्हारी मांग जायज है। लेकिन बेटी, तुम एक इंसान की टांग लेकर क्या करोगी? यदि मेरी मानो तो टांग के बदले जो कुछ भी धनराज दे रहा है उसे अतिरिक्त 50,000 रुपए और ले लो। नहीं ठाकुर साहब, मुझे तो शर्त के मुताबिक इसकी एक टांग ही चाहिए। ठाकुर प्रताप सिंह ने सीता को बहुत समझाया। ठीक है हुजूर, यदि आप कहते हैं तो मैं 50,000 रुपये के बदले अपना दावा वापस ले सकती हूँ। मैं इसकी यह शर्त पूरी करने को तैयार नहीं हूं। यह कीमत बहुत ज्यादा है। हुजूर, यदि यह कीमत इसकी एक टांग से ज्यादा है तो मुझे एक टांग ही स्वीकार है। कृपया आप देर ना करें, इसकी एक टांग काटकर दिलवाइए। घर में मेरे पति मेरा इंतजार कर रहे होंगे। बेचारे ठाकुर प्रताप सिंह अपने मित्र के बचाव के लिए कुछ न कर पाए। वह मौका ही ऐसा था कि उसे मजबूरन धनराज साहूकार से कहना पड़ा, साहूकार, कसूर तुम्हारा है। शर्त के मुताबिक अपनी टांग काट कर देना या फिर 50,000 रुपए देना, यह हमारा फैसला है। मजबूरन धनराज साहूकार को सीता को 50,000 रुपये और साथ में घोड़ा भी देना पड़ता है। धनराज साहूकार से पैसे लेकर खुशी खुशी सीता घर आ जाती है और सारी कहानी अपने पति मोहन को बताती है। फिर सीता और मोहन धनराज साहूकार के घर जाते हैं और उसके सारे उधारी के पैसे ब्याज सहित वापस कर देते हैं। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि चालाकी का जवाब समझदारी से देना चाहिए, ना कि कमजोरी से।